देखो, इसके पहले जो है हम लोग पार्टी सिस्टम पढ़े थे पबडेट में। पबडेट का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, वो हम लोग का है सोशल मूवमेंट। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना। सोशल मूवमेंट, ये जो सोशल मूवमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है सोशल मूवमेंट से। तो ये टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं सोशल मूवमेंट। हालांकि क्लास 12 में ये सोशल मूवमेंट था। तो सोशल मूवमेंट यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा इसको हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। सोशल मूवमेंट होता क्या, पहले देखो, बहुत तरीके का मूवमेंट होता है। पीजेंट मूवमेंट होता है, हाँ, पॉलिटिकल मूवमेंट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत तरीके का मूवमेंट होता है। लेकिन सोशल मूवमेंट क्या होता है कि सोशल मूवमेंट का मतलब होता है समाज के जो बेसिक इश्यूज हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, जो कॉमन इश्यूज हैं, उस इश्यूज के लेकर समाज के लोग जब इकट्ठा होकर और एक कंबाइंड और एक कलेक्टिव तरीके से जब उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और ये विरोध में भी हो सकता है काफी ज्यादा पीसफुली हो सकता है, शांतिपूर्वक तरीके से हो सकता है, या ये हो सकता है थोड़ा वायलेंट तरीके से हो सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक तरीके का सामाजिक आंदोलन। जब समाज के लोग अपने समाज में फैले हुए जो इश्यूज है, फैले हुए जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर क्या करते हैं, जब मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और वहां पे क्या करते हैं, न्याय मांगते हैं, है ना। तो उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं सोशल मूवमेंट। तो सोशल मूवमेंट एक तरीके का क्या होता है, सोसाइटी का एक कलेक्टिव मूवमेंट होता है, जो समाज के अलग अलग कॉमन इश्यूज को उठाकर जो है समाज के लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। जब क्या होता है कि गवर्नमेंट या जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब समाज के बेसिक इश्यूज के ऊपर क्या करते हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, है ना। और अक्सर हम लोग ऐसा देखा करते हैं, जब समाज में बहुत बड़े पैमाने पे क्या होता है, किसी चीज को नेग्लेक्ट किया जाता है सरकार के द्वारा, बट वो समाज की सबसे बुनियादी चीज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है समाज के लोगों के लिए, और उससे समाज के सारे लोगों का हित जुड़ा होता है ना। तो जब समाज के लोग क्या करते हैं, उसके खिलाफ खड़ा होते हैं और उसके खिलाफ क्या करते हैं, विरोध करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, तो उस लड़ाई को जो है हम लोग सोशल मूवमेंट कहते हैं। क्योंकि सोशल इश्यूज के खिलाफ किया गया एक तरीके का प्रोटेस्ट है, सोशल इश्यूज के खिलाफ एक किया गया एक तरीके का जो है आंदोलन है। अब बात आता है कि आंदोलन करने का अधिकार हमारा संविधान आर्टिकल 19 देता है। आर्टिकल 19 में कहा गया है राइट टू असेंबली। क्या कहता है, राइट टू असेंबली। राइट टू असेंबली का मतलब होता है राइट टू मूवमेंट। राइट टू मूवमेंट, आप आंदोलन कर सकते हो। यू कैन अपोज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, है ना। अंडर आर्टिकल देखोगे, भारत के संविधान आर्टिकल 19 में जो है ये कहा जाता है, हमारा भारत का संविधान भारत के सारे लोगों को ये कहता है कि आपके पास अगर सरकार की किसी चीजों, सरकार के किसी रवैये से, सरकार की किसी नीति से अगर आप खुश नहीं हो, तो आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो। आप पीसफुल उस सरकार के खिलाफ आप क्या कर सकते हो, आवाज उठा सकते हो। लेकिन आवाज उठाते समय किसी भी तरीके का कानून को हाथ में नहीं लेना है, किसी भी तरीके का आप जो है वॉयलेंट मेथड का यूज नहीं करोगे, किसी भी तरीके का हिंसा का समर्थन नहीं करोगे, और साथ ही साथ जो है आप आंदोलन करोगे, और आपका जो आंदोलन होना चाहिए एक गांधी की तरह सत्याग्रही आंदोलन होना चाहिए, गांधी की तरह एक अहिंसात्मक होना चाहिए, एक पीसफुल मूवमेंट होना चाहिए। और ये हमारा इजाजत देता है हमारा संविधान, राइट टू मूवमेंट। तो यही आंदोलन, जब लोग, समाज के लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उन तमाम व्यवस्थाओं से, उन तमाम चीजों से जो समाज में निहित होती है, बट किसी भी तरीके से सरकार और स्टेट के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है बहुत दिनों से, तो समाज के लोगों का गुस्सा एक आंदोलन के रूप में बदलकर सामने आता है। अलग अलग समय में अलग अलग तरीके का जो है आंदोलन देखने को मिला है। मेनली देखा जाए तो ये सोशल मूवमेंट में जो है सबसे ज्यादा बड़ा रोल होता है सिविल सोसाइटी का, यानी यहाँ पे सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। यानी जो नागरिक समाज होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो राजनीतिक रूप से थोड़े जागरूक होते हैं, जिनको समझ में आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं होता है, तो वैसे लोग जब पढ़े लिखे होते हैं, जो सिविलाइज्ड होते हैं, जो थोड़े एलिट क्लास से आते हैं, है ना, जो थोड़े लिटरेट सेक्शन के लोग होते हैं, तो उन तमाम चीजों को क्या करते हैं, एक आंदोलन बनाते हैं और आंदोलन को लीड करते हैं। यानी सोशल मूवमेंट में एक बहुत बड़ा रोल होता है, समाज के सभ्य और पढ़े लिखे लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है।
तो सिविल सोसाइटी मूवमेंट भी इसको कहा जाता है। हालांकि हमारे देश में जो सोशल मूवमेंट है वो 1970s के डिकेड से क्या होता है, स्टार्ट होता है। यानी हमारे देश में ये जो बिगिनिंग होता है, यानी सोशल मूवमेंट के जो शुरुआत होता है, वो हम लोग कहते हैं 1970s। 1970 में क्या होता है, न्यू सोशल मूवमेंट स्टार्ट होता है ना। दो तरीके का सोशल मूवमेंट है। आजादी के पहले तक के जितने भी सोशल मूवमेंट हुए हैं, उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, 1970s तक के, 1970s के पहले के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ओल्ड मूवमेंट। लेकिन अभी के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं 1970 के बाद के जो मूवमेंट हमारे देश में चला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू सोशल मूवमेंट कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं न्यू सोशल मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे न्यू इश्यूज को जो है उठाया गया। वहीं पे आज हम लोग सोशल मूवमेंट में तीन तरीके का, तीन टॉपिक के ऊपर जो है हम लोग बात करेंगे। सोशल मूवमेंट में मेनली हम लोग तीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला बात करेंगे वुमेन, यानी सोशल मूवमेंट में जो है वुमेन किस तरीके से अपने हक के लिए और उनके साथ समाज में जितना भी जो जाति होता था, इनइक्वालिटी होता था, एक्सप्लॉइटेशंस होता था, और उनके साथ जो डिप्राइवेशन, उनको डिप्राइव किया जाता था हर जगह से, इसके खिलाफ वुमेन का जो है एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। वहीं पे देखेंगे कि समाज में जो है दलितों का भी जो है एक प्रोटेस्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि दलित समाज के लोग भी जो कैसे अपने हक के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने डिग्निटी के लिए जो है लड़ाई करते हैं। वहीं पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारे समाज में इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, पेड़ पौधा को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए किस तरीके से जो मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विमेन्स मूवमेंट। हमारे देश में जो है महिलाओं के द्वारा जो है बहुत सारा आंदोलन किया गया है। उन तमाम आंदोलन को जो है हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक हम लोग बांटते हैं प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट, एक को हम लोग बोलते हैं प्री इंडिपेंडेंस वुमेन्स मूवमेंट, यानी आजादी के पहले जितने भी आंदोलन है उसको हम लोग प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहते हैं। और एक हम लोग कहते हैं आजादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस वुमेन मूवमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस वुमेन्स मूवमेंट, यानी आजादी के बाद जितने भी महिलाओं के द्वारा किया गया आंदोलन है, तो उसको हम लोग टोटल जो है पढ़ने के लिए दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्री इंडिपेंडेंस वुमेन्स मूवमेंट, यानी भारत के आजादी के पहले तक जितने भी वुमेन के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, वुमेन के द्वारा मूवमेंट चलाया गया, उसको हम लोग कहते हैं प्री इंडिपेंडेंस वुमेन्स मूवमेंट। प्री इंडिपेंडेंस वुमेन्स मूवमेंट जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस वुमेन्स मूवमेंट से थोड़ा अलग था, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस वुमेन्स मूवमेंट का जो सब्जेक्ट था, जो मेजर चैलेंज था, वो उस समय के औरतों के लिए सबसे बड़ा एक समस्या था। उस समय के प्री इंडिपेंडेंस यानी आजादी के पहले जो औरतों की मेन समस्या था वो था सती सिस्टम, जो समाज के जो सबसे बड़ा समस्या था एक सती सिस्टम। मतलब समाज में जो महिलाओं की सबसे दुर्दशा होता था, सबसे ज्यादा उनके ऊपर अगर कोई अत्याचार होता था किसी प्रथा से, तो होता था सती सिस्टम। क्योंकि वहां पे उस टाइम पे एक ऐसा धारणा था कि जिनके पति नहीं है या मारे गए हैं, तो उनके साथ जो है पत्नी को भी जो है जोर जबरदस्ती जला दिया जाता था। और ये एक प्रथा बहुत लंबे समय से हमारे देश में चल रहा था, जिसको बाद में जाकर क्या किया जाता है, सती सिस्टम को खिलाफ सबसे पहला बार राजा राम मोहन रॉय क्या करते हैं, पहला स्टेप लेते हैं और इस सती सिस्टम को गैर कानूनी और सती सिस्टम को बैन करने का जो है निवेदन भेजते हैं उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और फाइनली क्या होता है, सती सिस्टम 1929 में रेगुलेशन 17 पारित करके क्या होता है, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है, इसको इलीगल घोषित कर दिया जाता है और सती को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। इस रेगुलेशन को कहा जाता है सती प्रोहिबिशन एक्ट, यानी 1829 ईस्वी, अच्छा 1829, 1900 नहीं, 1829 ईस्वी में जो है इसको रेगुलेशन पारित करके राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से हमेशा हमेशा के लिए सती प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी जो महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा जाति होता था, तो इस प्रथा को कहा जाता था सती सिस्टम। यहाँ पे ये प्रथा जो है राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से 1829 में जो है खत्म किया गया, जहाँ पे वुमेन्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्या होता था, महिलाओं के ऊपर एक सबसे बुरा और एक समाज का सबसे बड़ा जो है एक क्या बोलेंगे ट्रेडिशनल और एक तरीके का ऑर्थोडॉक्स
जो कि एक रिचुअल था जो कि उस समय तक चल रहा था। वहीं पे देखा जाए तो उस समय का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था चाइल्ड मैरिज, यानी बाल विवाह। उस समय औरतों जो महिलाओं की उम्र होता था वो काफी ज्यादा टीनेज उम्र में ही क्या होता था, टीनेज गर्ल को भी जो है मैरिज करवा दिया जाता था, यानी कम उम्र के लड़कियों का भी क्या किया जाता था, शादी करवा दिया जाता था, जिसका काफी ज्यादा विरोध किया गया क्योंकि उसमें जो है उनका फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन होता था, साथ ही साथ जो है मेंटल एक्सप्लॉइटेशन होता था और बहुत सारे जो है डिजीज और बहुत सारा कुछ जो है सहना पड़ता था। यही कारण क्या होता है कि चाइल्ड मैरिज को जो है बाद में क्या किया गया, इसको भी 1872 ईस्वी में एक्ट लाकर जो है इसको बंद कर दिया गया। 1872 में चाइल्ड मैरिज एक्ट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, जहां पे उम्र बढ़ा दिया गया। पहले का जो उम्र था कोई उम्र नहीं था, एक फिक्स एज किया गया, एट द एज ऑफ 12, एट द एज ऑफ 14 वहां तक जो है लाया गया। लेकिन पहले क्या होता था, एट द एज ऑफ 6, एट द एज ऑफ 8, एट द एज ऑफ 9, ये सब इस तरीके का था। तो चाइल्ड मैरिज का एक बहुत बड़ा उस समय के महिलाओं की समाज की समस्या था, जहां पे महिलाओं को काफी कम उम्र में ही जो है शादी के बंधन में बांध दिया जाता था, जिससे कि उनका खुद का जो एक स्टेटस था समाज में नहीं रहता था। साथ ही साथ उनका शारीरिक शोषण के साथ साथ मानसिक शोषण भी होता था, जिसके कारण काफी अर्ली डेथ का भी सामना करना पड़ता था। अर्ली मैरिज होता था तो अर्ली चिल्ड्रन भी होता था, जिससे उनके शरीर पे बहुत ज्यादा क्या होता था, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था। साथ ही साथ देखा जाए तो चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम और एक और उस समय का समस्या था वीडो। उस समय की एक समस्या था जो उस समय लाइक जो भी विधवाएं थी, यानी जो महिलाएं जो है, चलो सती सिस्टम तो खत्म कर दिया गया, तो अब जिसके पति नहीं होते थे उनको क्या किया जाता था, जलाया नहीं जाता था, लेकिन फिर भी तो उनका जीवन में कोई ज्यादा सुधार नहीं आया। अब वो जो है अब पहले जैसे वो जीवन नहीं जी सकती थी, समाज के लोग उनको बहुत ही अलग तरीके के नजर से देखते थे। समाज में जो है वो उनका रहना, सर्वाइवल रहना जो है बहुत मुश्किल था। एक औरत इस उम्र में जो है अपने आप को कैसे सर्वाइव कर सके। तो इस समय विधवाओं के मतलब विधवाओं को कोई नजर से देखता भी नहीं था, उनको पाप समझता था, और क्या होता था वो दूसरा शादी भी जो है नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे बाद में जाकर जो है इन विधवाओं को जो शादी करने का अधिकार नहीं था, इसको विडो रीमैरिज एक्ट लाकर जो है यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में क्या करते हैं, रेगुलेशन 15 पारित करके औरतों को जो है यहाँ पे अधिकार दिलाते हैं कि जो विधवा औरतें हैं वो दूसरी शादी जो है कर सकती हैं अपने, और समाज में जो है अपने जो मर्यादा है अपने जीवन को जो है वो सुनिश्चित कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा था कि प्री इंडिपेंडेंस के पहले जो है ना एक अलग प्रॉब्लम था, है ना। तो यहाँ पे एक सती सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज था, विडो मैरिज एक्ट था, इवन यहाँ पे उस समय पर्दा सिस्टम था कि उस समय के जो औरतें थी उनको जो है घर से बाहर निकलना मनाही था, यानी उनके ऊपर जो एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन था, एक तरीके का फैमिली रिस्ट्रिक्शन, एक तरीके का सोशल रिस्ट्रिक्शन था कि महिला है तो सिंपल बात है वो घर के अंदर रहेगी, पर्दा के पीछे रहेगी, है ना। तो इस तरीके का जो है सिस्टम जो है उस समय था। वहीं पे जो है उन लोग को एडुकेशन लेने का अधिकार नहीं था, यानी औरतों को जो है शिक्षा से भी क्या किया गया था, डिप्राइव रखा गया था, यानी उनको शिक्षा से भी, बेसिक शिक्षा और एडुकेशन से भी जो है वंचित रखा गया था। बाद में जो है इसका भी प्रोटेस्ट किया गया और सावित्री बाई फुले, उन्होंने सबसे पहले, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले, उन्होंने प्रयास करके सबसे पहले जो है महिलाओं की शिक्षा का जो है उन्होंने बात किया और उनके लिए स्कूल भी खोली, सावित्री बाई फुले। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है उस समय औरतों को पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन पढ़ने लिखने का अधिकार के लिए जो है दलित समाज के सावित्री बाई फुले जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया और दलित जो महिलाएं थे जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था उनको अधिकार दिलवाती हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है कि एक लंबा जो है प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को मिला। और ऐसा बात नहीं है कि जो महिलाएं थी वो कभी भी जो है आंदोलन की भाग नहीं थी, वो आंदोलन की भाग थी। इवन अगर तुम देखो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस भी अगर देखा जाए, यानी जब हमारे देश में क्या हो रहा था, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी हमारे देश में जब आजादी के लिए लड़ाई चल रहा था, स्वतंत्रता के लिए जब लड़ाई चल रहा था, तो उस टाइम पे भी सरोजनी नायडू हो, सुचेता
कृपलानी हो, मांतगिनी हजारा हो, अरुणा आसफ अली हो, ये तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और देश की आजादी में भी जो है अपना एक बहुत बड़ा रोल निभाया, है ना। तो ऐसा नहीं था कि महिलाओं की स्थिति में जो है सुधार नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो है इनके महिलाओं की स्थिति में जो है सुधार किया गया। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाएं जो है क्विट इंडियन मूवमेंट, यानी गांधी जी के द्वारा जो लास्ट मूवमेंट चलाया गया क्विट इंडियन मूवमेंट, इसमें बहुत सारे महिलाएं ने भाग लिया, जैसे कि मांतगिनी हजारा, है ना। मांतगिनी हजारा एक बहुत बड़ा नाम था, मांतगिनी हजारा। दूसरा नाम हम लोग यहाँ पे सरोजनी नायडू, है ना। सरोजनी नायडू को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट करती हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। सो इस तरीके से ये सारे जो है वो नाम है जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो है एक बहुत बड़ा रोल निभा रही थी। अब आते हैं तो देखो प्री इंडिपेंडेंस के समय में जो महिलाओं की जो मेन समस्या थी वो थी सती प्रथा, वो था बाल विवाह, वो था विधवाओं को शादी करने का अधिकार नहीं था, वो था पर्दा सिस्टम, वो था कि उनको शिक्षा से वंचित रखा गया था, उनको समाज में समानता का अधिकार नहीं था। तो ये सब कुछ था इस टाइम पे, है ना। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस है, लेकिन आजादी के बाद जो है ये आंदोलन जो वुमेन्स के द्वारा एक नए सीरीज से स्टार्ट किया गया, तो एक नए विषय के लिए शुरू किया गया, क्योंकि ये सब उनको मिल जाने से जो है ऐसा नहीं था कि उनके जीवन में कुछ भारी चेंजेस आ गया था, नहीं, ऐसा बात नहीं था। 1947 के बाद यानी आजादी के बाद भी जो है महिलाएं बहुत सारे चीज से जो है डिप्राइव्ड रही, जहां पे उनको सबसे बड़ा दिक्कत था इनइक्वालिटी, कि समाज में जो है उनको मैन के बराबरी यानी पुरुष के बराबरी जो है उनको इज्जत नहीं था, पुरुष के बराबरी समाज में उनका कोई स्टेटस नहीं था। और इसका जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है वुमेन्स प्रोटेस्ट इसलिए भी किया गया कि बिकॉज वुमेन फेस इनइक्वालिटी इन एवरीवेयर इन कंपेयरिंग टू मैन। जब भी क्या होते हैं कि पुरुषों के मुकाबले उनको हर जगह क्या किया जाता था, डिप्राइव्ड किया जाता था। तो एक उनका सबसे बड़ा समस्या था इनइक्वालिटी, दूसरा क्या था डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से उनको डिप्राइव किया जाता था। तीसरा क्या होता था, उनके साथ इनजस्टिस होता था, अन्याय होता था उनके साथ, है ना। बहुत ज्यादा उस समय का एक सबसे बड़ा समस्या था डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। एक बहुत बड़ा जो है डोमेस्टिक वायलेंस होता था उस समय का। एक वुमेन का एक सबसे बड़ा समस्या था डॉरी प्रथा यानी डॉरी सिस्टम, एक डॉरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा। ये उस समय के कुछ मूल क्या बोलेंगे, मूल जो है वुमेन का मेन इश्यूज था। दीज आर द मेन इश्यूज आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, है ना। भारत के आजादी के बाद महिलाओं की सबसे मूल जो समस्याएं थी वो उनके साथ था कि इनइक्वालिटी किया जाता था, है ना। साथ ही साथ इनइक्वालिटी इन एवरीवेयर, इवन देखा जाए तो उनको क्या किया जाता था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एक सबसे बड़ा तो यहाँ पे था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। उनके साथ भारी भरकम भेदभाव भी किया जाता था, हर चीज में भेदभाव किया जाता था, काम से लेके पैसा से लेके हर जगह उनके साथ क्या किया जाता था, भेदभाव और दोहरा वहां पे जो है उनके साथ व्यवहार किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था। अब इसके लिए जो है विमेंस ने 1950 के बाद से जो है हमारे देश में प्रोटेस्ट किया गया। और यही कारण क्या होता है, प्रोटेस्ट के कारण, विमेंस के प्रोटेस्ट के कारण जो है ये तमाम तरीके का चेंजेस हम लोग को देखने को मिला। और ये चेंजेस कैसे आया, ये चेंजेस एक लीगल लॉ के रूप में जो है आता है। भारत सरकार और भारत के जो लेजिस्लेचर है वो कई तरीके की कानून जो है उस समय बनाया जाता है और नया कानून बनाया जाता है और बहुत सारा कानून में चेंजेस लाया जाता है, जो कि एक पेटार्कियल पहले लॉ था, पेटार्कियल जो सिस्टम था। तो विमेंस केवल अपने अधिकार, अपने स्वतंत्रता, अपने समानता के लिए नहीं लड़ रही थी, बल्कि वे अपने डिग्निटी के लिए लड़ रही थी। और यही कारण है कि जो इतना दिन तक जो समाज था, जो पुरुष प्रधानशाली समाज था, पेटार्कियल सिस्टम था, जहां पे हर जगह कानून हो, चाहे कोई बात हो, चाहे कोई लॉ हो, हर जगह मैन को पहला प्राइमरी मतलब प्रेफरेंस दिया जाता था, प्रायोरिटी दिया जाता था। लेकिन ये प्रायोरिटी जो है बाद के समय में कानून बदलने लगा, मूवमेंट स्टार्ट होने लगा, सिविल सोसाइटी मूवमेंट आने लगा, महिलाएं
रोड पर आकर प्रोटेस्ट करने लगी। और इस तरीके से देखा गया कि पूरे उस समय दुनिया में जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट का भी बोलबाला यहाँ पे चलता है, और हमारे देश में भी फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इक्वल स्टेटस ऑफ मैन एंड वुमेन का बात किया जाने लगता है, इक्वल स्टेटस इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में मैन वुमेन को जो है मैन के मुकाबले एक जैसा अधिकार दिया जाए। और यही कारण है कि कई सारा चेंजेस हम लोग को देखने को मिला। जैसे पहला हम लोग चेंजेस ये देखने को मिला कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, डॉरी सिस्टम को जो है खत्म किया गया। डॉरी सिस्टम को खत्म करके जो है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आता है 1961, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। यानी उस समय का सबसे बड़ा समस्या था दहेज प्रथा। आज भी जैसे दहेज है, लेकिन उस समय इतना ज्यादा ना पिक पे चला गया था, इतना ज्यादा ना उस समय हो गया था कि जाति होने लगा। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा कांड सुनने को मिला कि जहां पे दहेज के कारण जो है वो छत से गिर गई या फांसी लगा ली। ये तमाम तरीके का जो है हम लोग अक्सर न्यूज में सुना करते हैं, है ना। सो अब एक यहाँ पे एक सिंपल है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। हमारे देश में जो है दहेज प्रथा को इलीगल घोषित कर दिया गया, देना लेना दोनों ही अपराध है। लेकिन फिर भी क्या होता है, ये हमारे समाज में भी आज अभी भी क्या है, समाज में एग्जिस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के बाद 1961 में क्या होता है कि चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला कानून के माध्यम से। वहीं पे देखा जाए जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, बार बार जो विमेन्स मूवमेंट है और जो सोशल एक्टिविस्ट है वे लोग ये प्रोटेस्ट कर रही थी कि हमारे देश के आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो वेयर इज योर इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ? हमारे सामने तो कोई इक्वालिटी नहीं आता, हमारे सामने तो आप लोग क्या करते हो, मैन के लिए कानून बनाए हो, जबकि हमारा संविधान तो दोनों के लिए है, जबकि दोनों को इक्वालिटी इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ का बात किया जा रहा है। बट यू आर नॉट, योर लॉ इज नॉट, योर लॉ नॉट ट्रीटेड इक्वली, है ना। आपका जो लॉ है ना वो इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है ना। इस कानून को जला दो। तो ये जो इतना बड़ा मूवमेंट प्रोटेस्ट किया गया, जिसके कारण आर्टिकल 14 का सहायता लेकर फिर वुमेन्स का उनका कहना था कि आर्टिकल 15 के तहत उनके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता था, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, मेल फीमेल इस आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। यू आर फीमेल दैट मींस वी आर वीक, है ना, यू आर इनकैपेबल, ये सब बताया जाता है। भाई आप जेंडर के आधार पे कैसे हमको कह सकते हो कि इनकैपेबल है? आप बस केवल मेरे जेंडर स्टेटस को देखकर आप ये थोड़ी बता सकते हो कि हम वीक हैं, हम अनफिट हैं। ये क्या हो गया? ये तो वही हो गया कि कलर के आधार पर अंग्रेज लोग डिस्क्रिमिनेशन करता था और तुम लोग करते हो जेंडर के आधार पे, है ना। तो ये आर्टिकल 15 में बताया गया कि आर्टिकल 15 तो साफ साफ भारत का संविधान कहता है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स। लेकिन आप लोग तो इसी आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। किस आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था? कि विमेन्स को सबसे पहले यहाँ पे किया जाता था कि भैया उनके साथ जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था। क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था? अगर वो काम, एक तो काम उनको मिलता नहीं था, और काम जब उनको मिलता था तो उनको कम पैसा मिलता था, यानी उनको इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क नहीं था। तो बाद में आर्टिकल 19A जोड़ा गया संविधान में, और यहाँ पे कहा गया इस आर्टिकल 15 के हिसाब से, और तब जाकर उनके लिए आया इक्वल वेजेस एक्ट। इक्वल वेजेस एक्ट जहां पे बात किया गया 1976 में आया इक्वल वेजेस एक्ट, जहां पे बात किया गया इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल पेमेंट फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, जहां पे जितना पुरुषों को पैसा दिया जाएगा उतना महिलाओं को भी दिया जाएगा। किसी भी जेंडर के आधार पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। अगर मैन और वीमेन एक ही काम कर रही है और एक ही जैसा लेबर लग रहा है तो उनको दो तरीके से पैसा नहीं दिया जाएगा, एक ही तरीके का पैसा उनको दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखा गया, वहीं पे यहाँ पे बात किया गया आर्टिकल 16 में बात किया गया कि भैया विमेन्स को जो है हम लोग को क्या करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन उस समय इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता था, विमेन्स को तो लिया ही नहीं जाता था, रिक्रूटमेंट ही नहीं होता था। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है प्रोटेस्ट किया गया, जहां पे उनके साथ इनइक्वालिटी होता था। तो इसके ऊपर भी जो है कानून जो है इसके ऊपर भी बनाया गया कि नहीं, हर फील्ड में जो है विमेन्स को इक्वल स्टेटस दिया जाएगा और इक्वल पार्टिसिपेशन दिया जाएगा, है ना। इवन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का बात किया गया कि भैया हम लोग को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी दो, है ना। विमेन शुड बी गिवन द इक्वल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स। हर फील्ड में उनको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। तब तो जाकर क्या होता है, देखोगे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आता है म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, और जिसमें 33% सीट जो है वो रिजर्व कर दिया जाता है वुमेन के लिए। तो ये सब प्रोटेस्ट है जहां पे बात किया गया कि भैया हम लोग तो सरकार में है ही नहीं,
है ना, कहाँ हमारा इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, सब तो तुम ही लोग बैठे हुए हो, वेयर इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन? तो women should be given the should be given opportunity to participate in the government, in the activity of government. So क्या किया गया, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट लाकर 33.5% रिजर्वेशन दे दिया गया म्युनिसिपैलिटी और पंचायत में, ताकि वहां पे भी जो है महिलाओं को दिया जाएगा। और अभी जो एक्ट लाया गया उस समय 33.5% दिया गया, 50% नहीं दिया गया। पेटार्कियल सिस्टम तब भी हावी था, लेकिन आज बात किया जा रहा है कि वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन दिया जाए। और इस बार का गवर्नमेंट का कहना था कि वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन हम देंगे। तो वही बात है कि अभी गवर्नमेंट ला रहा है और बता रहा हम 50% कर देंगे। तो अभी गवर्नमेंट 33.5% ला रहा है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। वही अपोजिशन का कहना था कि आप इतना ही महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो, इंपावर करना चाहते हो, तो 50 दे दीजिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं उस बात से, है ना। ये जो अभी वुमेन्स प्रोटेक्शन, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाया गया, जो पास किया गया, हालांकि उसके आधार पे जो है डिलिमिटेशन बिल पास करवाया जा रहा था, जिसका विरोध किया गया और इतना सारा कुछ हुआ। वो तो 2023 में पास हो गया था। तो यहाँ पे देखा गया 73rd। उसके अलावा देखा जाए तो महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा इनजस्टिस होता था क्या, कि उनके साथ बहुत तरीके का जो है क्राइम होता था, बहुत तरीके का जो है रेप एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सब कुछ होता था। जिसके कारण क्या होता है, ये जो केस आया हम लोग का 1992 के टाइम पे केस आया, भानवरी देवी केस, है ना, जो एक जो क्या करती हैं कि चाइल्ड मैरिज और साथ ही साथ जो है चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए वो क्या करती है, गांव-गांव में जो है उनको कैंपेन करने दिया गया और वहां पे जो है उनको रेप किया गया, इवन गांव वालों के द्वारा रेप किया गया। बाद में जब ये पुलिस में जाते हैं तो वहां पे भी कांस्टेबल के द्वारा किया जाता है रेप। तो ये चीज देखा जाता है कि किस तरीके से वुमेन्स को हमारा समाज जो है किस तरीके से उसको देखता है ना। तो जिसके लिए प्रोटेस्ट किया गया, लंबा प्रोटेस्ट किया गया, और यही कारण है कि 2013 में एक एक्ट आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 में आ जाता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, यानी जब वहां पे कहीं पे कामकाज करने जा रही है वहां पे उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। इसी के लिए भारत सरकार 2013 में सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट लाता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि कैसे वुमेन्स का जो है प्रोटेस्ट जो था वो बहुत काम का था। बाद में वुमेन्स प्रोटेस्ट इस आधार पे भी हुआ कि हमारे साथ तो डिप्राइवेशन और डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, यानी हमारे साथ तो सबसे बड़ा बात है डिप्राइवेशन, सबसे बड़ा बात है डोमेस्टिक वायलेंस, है तो लिखवाए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक वुमेन्स के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंजेबल रहा है, क्योंकि सोसाइटी तो छोड़ो, फैमिली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, पेट्रियार्कल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण क्या होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के कारण जो है बहुत सारा केसेस आते थे, दौड़ी डेथ आता था, हैरेसमेंट आता था, मेंटली फिजिकली एब्यूजिंग, ये सब कुछ हो रहा था, जहां पे वुमेन्स के द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया गया कि भैया वी आर नॉट सेफ इन फैमिली ऑल्सो, है ना, समाज और गांव का छोड़ दो, हम लोग तो फैमिली में सेफ नहीं है, हमारा इक्वल कोई हक नहीं है वहां पे, हम कुछ नहीं बोल सकते। और इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया 2005 में, है ना, 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया, और जहां पे औरतों को जो है एक प्रोटेक्शन देने का काम किया गया इस लॉ के द्वारा। 498A, इस एक्ट का नाम क्या है, 498A के द्वारा जो है यहाँ पे एक प्रोटेक्शन देने का काम किया गया इन फैमिली ऑल्सो, कि वुमेन्स आर नॉट बी अब्यूज्ड इन एट द हाउस, है ना। तो ये एक चीज यहाँ पे देखा गया कि वुमेन्स को सेफगार्ड करने की कोशिश किया गया। सो हमारे देश में ये वुमेन्स मूवमेंट जो है लंबे तरीके से चल रहा है। जैसे अभी भी अगर देखा जाए तो मांग किया जा रहा है कि मैरिटल रेप के ऊपर कोई लॉ बनाया जाए। हालांकि हमारे देश में मैरिटल रेप के ऊपर कोई कानून नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो अ क्राइम, दिस इज ऑल्सो अ सीरियस क्राइम, है ना। मेनी सोशल एक्टिविस्ट एंड वुमेन्स आर ऑल्सो अगेंस्ट इट, and they are actually protesting in regular basis. They are not only the protesting, but they are also demanding from the government that the government should make law on it, and it banned इस चीज के ऊपर जो है रोक लगाया जाए, इस चीज के ऊपर जो है क्राइम घोषित किया जाए। तो बट अभी तक भारत सरकार जो है इसके ऊपर नहीं किया। हालांकि इसके ऊपर 2019, 20, 21, 22 में बातचीत भी चला, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, बहुत सारा केस गया, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि देखो, सुप्रीम कोर्ट इज द जुडिशियल बॉडी, है ना, वी आर नॉट लेजिस्लेटिव बॉडी, सो आवर लेजिस्लेचर कैन मेक द लॉ, है ना, वी आर द जुडिशियल बॉडी, है ना।
कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक हम पनिश कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं। तो सरकार का काम होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है कि कानून बनाए। अभी भी जो मेन इश्यूज यहाँ पे है वुमेन्स के लिए वो तो यही है कि मैरिटल रेप के ऊपर लॉ बनाया जाए। ये तमाम चीज नया नया चीज जो है उठकर यहाँ पे आ रहा है। जैसे जैसे समाज प्रोग्रेसिव होते जा रहा है वैसे वैसे और भी ज्यादा इक्वालिटी का बात किया जा रहा है, फ्रीडम का बात किया जा रहा है ना, ये सारा चीज का जो है यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो एक चीज हम यहाँ पे देखें कि विमेन्स मूवमेंट किस तरीके से हमारे देश में हुआ, जैसे कि फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ, फर्स्ट फेज हुआ, सेकेंड फेज हुआ, इस तरीके से जो है हमारे देश में भी चला। तो हम लोग ये देखें पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है किस तरीके का मूवमेंट हुआ। एंटी लीगर मूवमेंट भी हुआ हमारे देश में, जो कि वुमेन्स के द्वारा ही प्रोटेस्ट किया गया है ना। वुमेन्स के द्वारा ही महाराष्ट्र और अलग अलग जगहों में जो है एंटी लीकर प्रोटेस्ट किया गया 1972 के टाइम पे, जहां पे जो लीकर को बैन करने का